नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। एक बहुत ही बेहतरीन क्लास अब आपको देखने को मिलने वाली है। एक ऐसी क्लास जो बहुत ही खास होने वाली है। इसके पीछे का कारण भी आप जानते हैं और वो कारण क्या है कि भाई मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि यूपीएसआई के लिए एंशिएंट हिस्ट्री आपकी होने जा रही है। क्योंकि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था कि चीजें आपके कुछ अलग स्तर की आज रहने वाली हैं। और ये जो सीरीज है जिसका नाम है विजयी भव सीरीज, उस विजयी भव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना परेशानी के। इसकी चीजों को आपके लिए आगे बढ़ाते हैं। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कौन कौन बच्चा क्लास के अंदर जुड़ चुका है, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि हाँ जी, ये वही सब बच्चे हैं जो क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं और इस क्लास को लेने के लिए तैयार हैं। तो एक एक बच्चे की कमेंट इस क्लास के अंदर जरूरी होगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। बिना किसी परेशानी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं एक बार फिर से कमेंट कर देंगे। और आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आप सभी का बहुत बहुत मैं कहना चाहूंगा कि आपका जीवन शुभ होने वाला है, क्योंकि ये जो समय अब आपको देखने को मिल रहा है ये आपके लिए चीजों को बहुत बेहतर करेगा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। एक बच्चा जैसे नकुल कह रहा है, जी जना सर की जय हो, आपकी जय हो बच्चे, क्योंकि आप ही तो वो छात्र हैं जो आगे चल के दरोगा बनेंगे। और आज जो मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ है उसके पीछे का कारण आप सभी कल बनेंगे। आज जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए जाने वाला हूं। आज जब मैं वहां गया तो वहां पर जिस प्रकार से छात्रों ने वहां पर स्वागत किया वो एक अलग ही लेवल पे था। मैं चाहता हूं कि अगली बार आप दरोगा बने और आप उस स्वागत को करें, मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, आज जैसा कि मैं बताऊं, जब मैं पहुंचा राम मंदिर तो मैं फैमिली के साथ था। तो वहां पर जो लोग आए थे, आप सभी का एक बार विनम्र आभार कि आपने वहां पर चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रखा। तो बहुत बढ़िया मुझे लगा। प्रभु श्री राम जी के दर्शन भी बड़े अच्छे से हो पाए। ठीक है, चलिए। तो चल करते हैं, चीजों को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी परेशानी के। ठीक है, मैटर को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए इन चीजों को आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, चलिए। सर आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, ऐसा कहना है इनका। बहुत बढ़िया। दरअसल ये बात यह है कि बाकी सभी बच्चों को अच्छा लगता है। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करते, नहीं नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयी भव सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सीरीज आपकी है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आज आपको देखने को मिलने वाली है। आज दिन बहुत अच्छा है, मकर संक्रांति का। लोगों को लगता है कि कोई नहीं सर, एक दिन आराम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। बेटा, एक दिन का आराम शायद ये आपकी पूरी जिंदगी में दरोगा बनने की चाहत के लिए हराम हो सकता है, तो वो आप ना होने थे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में। एंशिएंट इंडिया से शुरू करते हैं। और ये है क्या, दरअसल ये सीरीज का नाम क्या है? सर यह सीरीज आपको देखने को मिलती है जिस सीरीज का नाम है विजयी भव सीरीज। सीरीज का नाम है विजयी भव सीरीज, आपको देखने को मिलने वाली है। सीरीज का नाम मैं बता चुका हूं, सीरीज का नाम है विजयी भव सीरीज। विजयी भव आपको सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो सीरीज आपके लिए कामगार होगी। यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, यूपी होमगार्ड के लिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए भी, और जितने भी यूपी के अंदर एग्जाम होने वाले हैं जैसे लेखपाल है या कोई भी अतिरिक्त एग्जाम है, उस सब चीज के लिए भी आपको ये क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर पॉलिटी को मैं ऑलरेडी पूरा करा चुका हूं, पॉलिटी में ऑलरेडी इसके अंदर कवर करा चुका हूं। अब यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं अब हम एंशिएंट हिस्ट्री को। एंशिएंट हिस्ट्री को यहां पर शुरू कर रहे हैं। इसके बाद आपकी शुरू होगी एंशिएंट हिस्ट्री कवर होगी। इसमें कितना समय लगेगा? तो इसके अंदर टोटल 3 क्लास लगनी है। इसके बाद मैं शुरू करूंगा मिडाइवल को। मिडाइवल में आपको कितनी क्लासेस देखने को मिलेंगी? 2 लगेंगे। इसके बाद शुरू करेंगे हम मॉडर्न को। मॉडर्न में आपको 4 क्लास देखने को मिल जाएंगी। तो 4 3 3 2 5 4 9 क्लासेस के अंदर ये पूरा आपका हो जाएगा। शुरुआत में मैंने कहा था कि 10 क्लास रखेंगे, तो बची हुई जो 1 क्लास होगी वो नए क्वेश्चंस के लिए होगी। तो अगर आप तैयार हैं तो फटाफट बता दीजिए कि आप सभी तैयार हैं। और आज एक बहुत बेहतरीन चीज भी आज हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट तरीके से बात करते हैं। लीजिए आपके समक्ष एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल। पहले ही मैं आपको बता दूं कि यह है आपकी सीरीज, जिस सीरीज का नाम है विजयी भव सीरीज, जो आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर यहां देखने को मिलेगी कि इसके अंदर मैं पहले ही पॉलिटी को पूरा करा चुका हूं। इसके बाद आज हम हिस्ट्री को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज की क्लास को बेहतर बनाना ये आप सभी की जिम्मेदारी है।
कहां कहां से आप छात्र जुड़ चुके हैं जो एंशिएंट इंडिया के इस भाग को पढ़ना चाहते हैं, एक बार जरूर बताइएगा। आज की क्लास के जो सवाल होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे यूपीएसआई, यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पीसीएस से लेकर कांस्टेबल तक सभी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। सवाल आपके सामने है, तगड़े लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 23/8/2024 के अंदर सवाल था, मौर्य समाज के दौरान मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 अलग अलग समूहों में विभाजित किया। राजा के परामर्शदाता किस समूह में रखे गए थे, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। कितने प्रकार से समाज को विभाजित किया था, यहाँ आपको ये कहां देखने को मिले थे। क्लास के अंदर झारखंड से भी छात्र जुड़े हुए हैं, कानपुर से जुड़े हुए हैं, एक बच्चा एलओसी से है, एक बच्चा पाकिस्तान से है। पहली मिसाइल में इसी में मारने वाला हूं, आगे बात करते हैं। ठीक है चलिए सर, आपका दबंग जिला आजमगढ़। देखिए दबंग जिला तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं हम मेरठ से हैं भैया। ठीक है, तो बातों को तनिक ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। यह कौन सा क्रम आपका था जिनको राजा के परामर्शदाता, किंग्स काउंसलर के तौर पर देखा जाता था। मैगस्थनीज कहां का रहने वाला था? मैगस्थनीज आपको मैं बता दूं, यह सेल्यूकस निकेटर का सगा संबंधी आप कह लीजिए, या फिर कह सकते हैं कि सर जी यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो भारत के अंदर आया था, जिसका नाम था मैगस्थनीज। करेक्ट हम बात करें, इसने 7वें खंड में इसने कहा था। देखो अगर हम बात करें सेम चीज को अर्थशास्त्र में भी लिखा गया है, चाणक्य जी की अर्थशास्त्र में भी इसको लिखा गया है। चाणक्य जी की अर्थशास्त्र में भी इसको लिखा गया है, अर्थशास्त्र में भी इस चीज को लिखा गया है, याद रखना। ठीक है, अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य जी, अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य जी को में भी इसमें लिखा गया, चाणक्य जी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी लिखा गया है कि, लेकिन इसमें सामाजिक विवरण किस तरीके से, इसमें बताया गया कि भारतीय समाज 4 हिस्सों में था। इसमें भारतीय समाज को 4 जगह बताया गया है। भारतीय समाज को कितनी जगह बताया गया? भारतीय समाज को 4 हिस्सों में बताया गया। और ये 4 कौन कौन से? वही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और आपके वैश्य और शूद्र, ये 4 बताए गए हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने राज्य को चलाने के लिए एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम क्या है? राज्य को चलाने का सिद्धांत इन्होंने दिया है, राज्य को चलाने का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत का मुझे चर्चा करके बताइए, वो सिद्धांत आपको क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये सिद्धांत आपको क्या देखने को मिलेगा, बताइए। सर इस सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं तो इसको कहा जाता है सप्तम सिद्धांत, इसको कहा जाता है सप्तम सिद्धांत, इसको कहा जाता है। अब यहीं पर मैं बात कर लूं यहां पर कि भैया ये जो मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज की बुक का नाम क्या है? इंडिका है। अगर मैं आपको बता दूं कि जो इंडिका नाम की किताब है, अब उसकी एक्चुअल कॉपी तो बची नहीं, लोगों ने उसकी कॉपियां बनाई हैं, तो इसके अंदर गलतियां बहुत बार हो जाती हैं। चाणक्य जी के अर्थशास्त्र जो है, चाणक्य जी का पूरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, पिपरहवा उत्तर प्रदेश में स्तूप बनाने के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? यूपीएसआई मृतिकाश्रित 2016। जो पिपरहवा आपको देखने को मिलता है, एक ऐसा स्थान है जो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। तो यह स्तूप बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर पिपरहवा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। मैंने यूपीजी के पढ़ाया था, जब मैंने यूपीजी के पढ़ाया था इस फैक्ट को मैंने तब भी लिखा था। तो कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के फैक्ट आपको यूपीजी के में मिश्रित देखने को मिलते हैं। तो ये वहीं पर आपको पता लगता है कि मुख्य रूप से है किस सामग्री का उपयोग इसमें किया गया था। देखो ग्रेनाइट स्टोन का जो प्रयोग है यह मेजरली साउथ इंडिया में होता है, साउथ इंडिया में होता है। भारत में ग्रेनाइट से बना हुआ सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सवाल आपसे मैंने ये पूछा। सैंडस्टोन से बिल्डिंग्स नहीं बनती, मार्बल से बनती है। जो इंडो पर्शियन कला है वो मार्बल से बनती है, बट ब्रिक्स से आपको देखने को मिल जाएगा पिपरहवा। मैं आपसे पूछूं इसकी शैली कौन सी है? सर जी अगर हम बात बताएं इसकी शैली आपको कौन सी देखने को मिलती है? नागर शैली आपको इसकी देखने को मिल जाएगी, नागर शैली आपको देखने को मिल जाएगी। और स्तूप रिलेट किससे करते हैं? सर ये बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं। स्तूप किसका सिंबल होते हैं? स्तूप होते हैं महापरिनिर्वाण का, महापरिनिर्वाण आप कह लीजिए, या फिर बुद्ध जी की मृत्यु के होते हैं, बौद्ध जी की मृत्यु के। बौद्ध जी की मृत्यु का जो संकेत आपको देखने को मिलता है, मृत्यु का संकेत आपको क्या देखने को मिलता है? सर स्तूप देखने को मिलते हैं। जब इनकी डेथ हुई थी, ठीक है चलिए, जब इनकी डेथ हुई थी तो उसके बाद इनके जो अवशेष हैं उनको 7 अलग अलग स्तूपों में रखा गया था। तो वो चीज भी आपको देखने को मिलती है कि जिसमें से इंडिया में मेजरली 3 है। ठीक है चलिए, अब हम बात करते हैं आगे
साउथ इंडिया में मैंने पूछा था ग्रेनाइट का सबसे बड़ा जो पत्थर है वो कौन सा? बृहदेश्वर ग्रेनाइट मंदिर है, रोहित अग्रवाल का कहना है, जो कि सही कहना है। तो मैं आपको बता दूं, बृहदेश्वर टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, बृहदेश्वरा टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, बृहदेश्वरा मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। तो लिखेंगे बृहदेश्वर मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? सब बृहदेश्वर मंदिर को राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? राज प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया था, राज प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट राजा आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले सवाल की बात करते हैं। लीजिए, मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, कौन सा युग्म सही है? गलत है तो गलत कौन सा है? दक्षिण भारत में है बृहदेश्वरा, बताइए। डीपी भैया नमस्ते भाई। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आज जैसे आप में से कौन कौन बच्चा है जो प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर चुका है? बताएंगे एक बार, आप वहां कौन कौन जा चुका है रामलला जी के दर्शन करने के लिए? यार बढ़िया जगह है, अच्छा रहता है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो सर मेडावल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट लेकर आए। मेडावल हिस्ट्री पूरा भैया पूरा करा रखा है, मेडावल हिस्ट्री थ्योरी में। ठीक है, कोई करा नहीं रहा है, हम करा के बैठे हैं, कैसन बात करत रहे हो बानी। ठीक है, 115 आ रहे हैं, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? उज्जैनी जो है दक्षिणा पथ में आपको नहीं देखने को मिलती, दक्षिणा पथ में आपको देखने को मिलती है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी आपको कैपिटल देखने को मिल जाएगी, स्वर्णगिरी। अगर उत्तर पथ की बात करूं तो तक्षशिला आपको देखने को मिल जाएगी, तक्षशिला आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अवंती रथ आपको तक्षशिला देखने को नहीं मिलेगी, अवंती रथ में तक्षशिला आपको देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि यहां उज्जैन आपको देखने को मिल जाएगी, उज्जैनी आपको यहां देखने को मिल जाएगी। पश्चापथ इसको पूर्व पथ कहा जाता है, पूर्व पथ इसको कहते हैं, कई बार इसको कलिंग भी कहते हैं। इसकी कैपिटल है आपकी तौंसली, इसकी कैपिटल है आपकी तौंसली। 5 इनके खंड हुआ करते थे, एक पंचम खंड भी आपको देखने को मिलता है, सही है, पंचम खंड भी आपको देखने को मिलता है। मध्य आप कह सकते हैं, मध्य पथ इसको कहा जाता है, मध्य पथ इसको कहा जाता है, जिसकी कैपिटल आपको देखने को मिलती थी पाटलिपुत्र, इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलती है, याद रखिएगा। अगला सवाल की हम बात करते हैं, ये रहा, याद रखेंगे ना इस चीज को, बहुत बढ़िया। सांची स्तूप को जनरल हेनरी टेलर के द्वारा कब पुनः खोजा गया था? हेनरी टेलर ने इसको कब खोजा था, इसके बारे में चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि सही जवाब क्या होगा। बहुत बार जा चुके, बहुत बढ़िया, बहुत बार जा चुके, आपका बहुत बहुत बढ़िया। भानु तिवारी, मजे आते होंगे। मुझे तो मजे। अरे भैया क्लास को लाइक भी कर लो, आपकी अपनी क्लास है ये। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो खींच के रखो मीटर। ठीक है, चलिए, आज सब न्यू स्टूडेंट दिख रहे हैं, ऐसा कहना है। सर कोई नया नहीं है भाई, ये सब अपने छात्र हैं। ठीक है, ये दरोगा है, पहली बात आप इनको स्टूडेंट कहने की गलती ना करें, दरोगा है। कलकत्ता से क्लास देख रहा हूं सर, लेकिन गोरखपुर से हूं। बहुत बढ़िया, आपका नाम गोरू कलकत्ता लिख दूं क्या? यहाँ पे आप समझिएगा, हेनरी टेलर को ये कब मिला था, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मेजरली लोगों का कहना है 1816। ये सवाल मैंने भी रिसेंटली कराया था। मैंने एक मैराथन ली थी, जीडी कांस्टेबल के लिए एक मैराथन ली थी, उसके अंतर्गत मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस को कराया था, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए थे, तो उसके बारे में मैंने चर्चा करी थी। तो फटाफट बात करते हैं। सर यह 1819 लगता है कुछ लोगों को, बट 1819 में ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। हेनरी टेलर ने इसको कभी भी नहीं खोजा। इसको खोजा जाता है 1817 के अंदर इसको खोजा जाता है, 1817 में इसको खोजा जाता है। तो थोड़ा सा याद रखना, सांची स्तूप को जनरल हेनरी के द्वारा खोजा गया था, सांची स्तूप। देखो 3 प्रमुख स्तूप देखने को मिलते हैं, 3 प्रमुख बुद्धिज्म स्तूप आपको देखने को मिल जाएंगे, 3 प्रमुख बुद्धिज्म स्तूप देखने को मिलेंगे, 3 प्रमुख बुद्धिज्म या बौद्धिक स्तूप आपको देखने को मिलते हैं, बौद्धिक स्तूप आपको देखने को मिलते हैं, बौद्धिक स्तूप आपको देखने को मिलते हैं। अभी कौन कौन से 3 प्रमुख बौद्धिक स्तंभ आपको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करता हूं। पहला है द मेजर बौद्धिक स्तूप, आपको कौन सा देखने को मिलेगा? धामेक आपको देखने को मिलेगा, धामेक। दूसरा आपको देखने को मिलेगा सांची, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा भरहूत। इसमें आपको मैं बताऊं, भरहूत आपको देखने को मिलेगा, धामेक है वाराणसी में, वाराणसी यूपी के अंदर है, और बाकी के दोनों एमपी में आपको देखने को मिलते हैं। अशोका के द्वारा इनको स्टार्ट किया गया था, कुछों को पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वह आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उठाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो गया है, मैत्रक वंश की स्थापना भारत के किस भाग में आपको देखने को मिलेगी, इसके बारे में आप बताएंगे कि जो मैत्रक डायनेस्टी आपको देखने को मिल रही है, इसकी स्थापना आपको भारत के
किस क्षेत्र की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करिए और बताइए। मैत्रक वंश के बारे में चर्चा की जा रही है, फटाफट इसके बारे में आप बता देंगे। कोई समस्या आपको नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फटाफट बताओ, मुझे लगता नहीं है कि आपको इसमें कोई समस्या होगी। ठीक है, तो फटाफट बताते चलिए, कोई समस्या तो आपको नहीं। फिर हम उसके आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। कब स्थापना हुई है, किसके द्वारा की गई है? ठीक है, चलो चलो चलो। सर, रेलवे बिलासपुर जोन में 80 लड़कों में से 70 लड़कों ने एएलपी का ज्वाइन किया है। इस हिसाब से एएलपी वैकेंसी 18,000 प्लस सीट में 2500 से 3,000 वैकेंसी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, तगड़ा खुल के खेलो। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। शाहजहांपुर से क्लास देख रहा हूं, बहुत बढ़िया। वर्मा जी, बात को समझिए तनिक। मैत्रक वंश की स्थापना जो आपको देखने को मिलती है, गुजरात क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। ये जो स्थापना है, यह आपको देखने को मिलती है गुजरात क्षेत्र में स्थापना देखने को मिलती है। याद रखना, इन्होंने वल्लभी, आधुनिक गुजरात में इनके द्वारा वल्लभी में स्थापना हुई है। वल्लभी आपको देखने को मिलता है गुजरात में, कैपिटल उनकी यही थी। 470 सीई में स्थापना होती है और फाउंडर है भट्टारक। फाउंडर कौन देखने को मिलते हैं? भट्टारक आपको देखने को मिलते हैं। इंपोर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे भट्टारक, जो वेस्टर्न में आपको देखने को मिले हैं। वेस्टर्न में आपको यह देखने को मिले हैं, इनके बारे में भी याद रखना। ठीक है, चलिए। तो दीज आर द पीसेज ऑफ द इंफॉर्मेशन विच यू हैव टू रिमेंबर। यही वो जानकारी के स्रोत हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। जूनागढ़ में सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है, बताइए। सर, अगर हम बात करते हैं, यहीं पर झील है आपकी कौन सी? सुदर्शन झील। बनी कहां पे है? सर जी, जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहां पे है? गुजरात में। इसके बारे में ही चर्चा की जा रही है, गुजरात में आपको यह देखने को मिलता है। इसके बारे में ही चर्चा की जा रही है, तो वो चर्चा करिए और तनिक बताइए मैटर क्या हो। सर, अगर मैं बात करता हूं, स्कंदगुप्त ने नहीं बनवाई, इसको पुष्यगुप्त ने बनवाया था। पुष्यगुप्त वैश्य आपको देखने को मिलता है, पुष्यगुप्त वैश्य आपको देखने को मिलता है। जो आपको पता लगना चाहिए कि पुष्यगुप्त वैश्य नाम का जो पर्सन है, ये सुदर्शन झील को बनवाता है। कब? सर, यह मौर्य काल में बनाई जाती है। कब? मौर्य काल में यह बनाई जाती है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर इसको बनाया गया था। गुप्त काल के किस शासक ने इसका जीर्णोद्धार कराया? देखो बच्चे, बात को समझना, इसका जीर्णोद्धार बहुत लोगों ने कराया है। इसका जीर्णोद्धार बहुत लोगों ने कराया है। जैसे इसका जीर्णोद्धार, इसका जो जीर्णोद्धार है, यानी रेनोवेशन है, वो किस किस के द्वारा कराया गया है? रेनोवेशन बहुत लोगों ने कराया है। एग्जाम्पल के लिए, इसका जो रेनोवेशन है वो आपका कराया गया है शक डायनेस्टी के रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने भी कराया है, रुद्रदामन ऑफ शक डायनेस्टी। रुद्रदामन आपको देखने को मिलता है कहां का? शक वंश का रुद्रदामन आपको देखने को मिल जाएगा, जो स्थापना इसकी करेगा शक डायनेस्टी का। ठीक है, तो शका डायनेस्टी का आपको देखने को मिलता है। शका डायनेस्टी का ये पर्सन है जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसके द्वारा इसका जीर्णोद्धार रिनोवेशन किया गया। प्लस रुद्रदामन का जो है, इसी के द्वारा सबसे बड़ा संस्कृत अभिलेख यहीं पर लिखा गया था। सबसे बड़ा संस्कृत इंस्क्रिप्शन भी यही लिखा गया है। संस्कृत इंस्क्रिप्शन भी यहीं लिखा गया है। अब ये चीज मैं बहुत बार पढ़ाता हूं कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक है जिसने इसका रिनोवेशन कराया, वो आपको बताना है। कौन सा ऐसा गुप्त शासक है जिसने इसका रिनोवेशन कराया है, उसके बारे में जरूर बताना। ठीक है, अगला सवाल। वल्लभी प्रकार के नागर मंदिर आमतौर पर इस आकार के होते हैं जिनकी छत एक वॉल्टेड कक्ष में उठती है। ये मुझे बताएंगे कि जो वल्लभी प्रकार आपको देखने को मिलता है, जो मेजरली गुजरात में है, यहां आपको मारू गुजर शैली देखने को मिलती है। मारू गुजर शैली देखने को मिलती है, मारू गुजर शैली आपको देखने को मिलती है, जो नागरों का ही एक उपस्टाइल है। यह एक उपशैली है, यह एक उपशैली है। दरअसल नागर शैली के अतिरिक्त ही आपको देखने को मिलती है, नागर शैली के अधीन ही आपको देखने को मिल जाएगी। नागर शैली के अधीन आपको यह देखने को मिलती है, नागर शैली के अधीन ही आपको यह देखने को मिलती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना कि किस तरीके से काम करती है। देखो, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, चलिए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो करेक्ट आंसर होगा कि सर ये आपको रेक्टेंगुलर देखने को मिलती है। बच्चे, शैलियां हर कोई करा देता है, उपशैली कराने का जिगरा बहुत कम होता है। उपशैली भी मैंने करा रखी है। ठीक है, तो पराशरी, बात को ध्यान से समझिए, साइड हो जाया करें, ऐसा शशि का कहना है। बहुत बढ़िया, हमारी एक बुआ जी हैं जिनका नाम शशि है, तो उनके बारे में भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं, चीजों को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना दुर्ग है जिसका पहला उल्लेख सिकंदर महान के युद्ध अभिलेख में मिलता है, जो इसे चौथी शताब्दी बीसीई तक लेकर जाता है। कमाल की बात यह है कि इसके अंदर आपको कौन कौन सा ऐसा किला है जो आपको देखने को मिलेगा इस चीज से रिलेटेड। 4th सेंचुरी बीसीई तक जाएगा, ये हिमाचल में आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में थोड़ा बताना, हिमाचल के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आप मुझे बताइए। मात्र 1 सेकंड का समय मुझे लगेगा। चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं सर 5 राष्ट्रीय उद्यान है और 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है। देखो अगर मैं नेशनल पार्क की बात करता हूँ, सिंबल वाला नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, ठीक है, और आपका इंदर किला नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। और इस सवाल का सही जवाब है कांगड़ा किला। जो कांगड़ा किला आपको देखने को मिलता है ये आपका हिमाचल में देखने को मिलता है, हिमाचल के अंतर्गत ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्कंदगुप्त इसका करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्कंदगुप्त किसका करेक्ट आंसर है? स्कंदगुप्त ही वो था जिसने पुष्यगुप्त वैश्य के बाद सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए। किन शताब्दियों के दौरान कई बुद्ध तीर्थियों ने और विद्वानों ने ऐतिहासिक सिल्क रूट पर चीन की यात्रा करी थी? देखो इस सवाल के बारे में सवाल का सही जवाब दीजिए। ये सवाल जो है ये हमारा सेल्फ क्रिएटेड है, मतलब इस प्रकार के सवाल जो आपको है आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते, राइट। इस तरीके के सवाल हम खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं सो दैट कि बच्चों को कुछ नया टेस्टी से सवाल यहाँ पर कुछ मिल पाए। देखो इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। देखो बात यह है कि सिल्क रूट जो है इसके ऊपर कब्जा किया जाता है, ये कब किया जाता है? सर पहली शताब्दी के दौरान, दूसरी की और तीसरी के, जब तक कि यहाँ पर आपको कुषाण वंश देखने को मिला है। कुषाण वंश के दौरान आपको यह देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सिल्क रूट पर कब्जा किसने किया था? सर सिल्क रूट पर कब्जा करता है कनिष्क, कब्जा करता है कनिष्क। कनिष्क के द्वारा यह कब्जा किया गया था, कनिष्का के द्वारा यह कब्जा किया गया था, और कनिष्क ने ही इस कब्जे को बहुत बेहतरीन तरीके से स्थायित्व प्रदान करा था। कनिष्क जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कनिष्क जो आपको देखने को मिलता है, इसी ने हान होती को हराया था। कनिष्क डिफीटेड, कनिष्क ने ही डिफीट किया था, कनिष्क डिफीटेड हान होती, कनिष्क ने ही हान होती को डिफीट किया था। हान होती को डिफीट यहां पर किया गया था, हान होती को यहां डिफीट किया गया था, कनिष्क के द्वारा ही डिफीट किया गया है, ठीक है। इनके बारे में भी थोड़ा सा याद रखेंगे। सर मूल विधि के लिए बीएसए पढ़ा दो, बीएसए सिलेबस में नहीं है। आगे हम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के महान स्नानागार के पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से किस बंधन सामग्री का प्रयोग किया गया था? सर ये जो आपको महान स्नानागार देखने को मिलता है ये आपको हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो में आपको देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो में आपको यह देखने को मिला है। ये महान स्नानागार यहाँ की सबसे बड़ी पब्लिक बिल्डिंग थी, ठीक है, ये भी हमें पता लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यह पता लगता है कि सब पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए किस चीज का यूज किया गया, जिससे कि पानी रिसे ना और वो स्नानागार स्विमिंग पूल की भांति मजबूत तरीके से बना रहे, ये चीज भी यहाँ पर की गई थी। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये आपको जिप्सम मोर्टार देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा? जिप्सम मोर्टार आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे रिलेट यह करेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, जिप्सम मोर्टार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई है। इसके बारे में भी थोड़े से पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट होनी चाहिए। अगला सवाल, ऋग्वेद किस प्राचीनतम नमूना है? ऋग्वेद की भाषा आप मुझे बताइए कि यूपीएसआई 2021 में तीसरी शिफ्ट में सवाल आया है कि ऋग्वेद की भाषा क्या है।
आज बच्चों की संख्या कम रहने के दो कारण हैं। पहला, दिल्ली पुलिस की आंसर की के अंदर कुछ छात्रों को कुछ परेशानियां नजर आई हैं, तो उनका मोरल आज बहुत डाउन है और मैं उन सभी छात्रों के समर्थन में हूं कि ऐसा मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। दूसरा, आज मकर संक्रांति भी थी, तो कुछ लोगों के यहां पर, जैसे झारखंड में, ईस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न यूपी में, हमारे यहां पर भी पूजा होती है, हरियाणा में भी पूजा होती है मकर संक्रांति की। तो इस वजह से बच्चे थोड़े व्यस्त हैं, थोड़ा परिवार के साथ बैठे हैं। लेकिन मैं आज फिर भी यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, आज सुबह मैं फैमिली के पास ही था, तो आज मैं सुबह वाली क्लासेस नहीं ले पाया। जितनी भी क्लासेस मेरी हुई हैं सब शाम की हुई हैं। ठीक है तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हिमांशु आया है, उन्नाव से प्रणाम, तो भैया आपका प्रणाम स्वीकार किया जाता है। तो चीजों में अच्छा बन के रहिए, चीजों को खुल के खेलिए और आगे हम इस चीज को बेहतर करते रहेंगे। आप लोगों के समर्थन में, आप लोगों के पक्ष में क्लास नहीं रोकेगी, रोज चलेगी। इसको मैंने संडे तक में भी लिया है, तो संडे तक में भी लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। पहले इसमें समझना सर, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। इंडो यूरोपियन भाषा में ही आपको संस्कृत जैसे टर्म, संस्कृत, हिंदी, ये सब आपको देखने को मिलती है। ये तक भी आपके यहीं पे है। ऋग्वेद की अगर मैं बात करता हूं तो यह आपको ओल्डेस्ट हाइम्स आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पुरानी संहिताएं आपको ये देखने को मिल जाती है, सबसे पुरानी लिटरेचर आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना, इसके बारे में आप चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना। ठीक है, ठीक है, चलिए अगर ऋग्वेद की बात करूं, इसके अंदर आपको 10 मंडल देखने को मिलते हैं, 10 मंडल हैं और इसके अंदर 10,562 सूक्त आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। 1028 सूक्त आपको देखने को मिल जाएंगे। आई करेक्ट माई सेल्फ, 1028 सूक्त हैं। और अगर मैं इसके बात करूं हाइम्स यानी छंद आपको कितने देखने को मिलते हैं, 10,562 देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में शहरों की योजना सड़कों के साथ बनाई गई थी जो आमतौर पर किस दिशाओं में उन्मुख हुआ करती थी। देखो, अगर हम बात करते हैं जो सड़कों की दिशाएं हुआ करती थी, हड़प्पा में शहरों की योजनाएं सड़कों के साथ बनाई गई थी जो आमतौर पर दिशाओं में उन्मुख होती थी। सिटीज की जो रोड होती थी जनरली कहां पे जाती थी, देखो इस तरीके से सड़कें बनती थी। ये मेन सड़क हो गई, ये क्या होगी, मेन सड़क हो गई। तो जैसे यहां घर है, 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 यहां घर, यहां घर, यहां घर है, क्योंकि ग्रिड सिस्टम चलता था। घरों के लिए कैसा सिस्टम चलता था पूछा जा सकता है। घर किस पद्धति में होते थे, घर ग्रिड पद्धति में हुआ करते थे। घरों की पद्धति अगर पूछी जाए तो सीधे तौर पर याद रखना कि घर ग्रिड पद्धति में थे। घर किस पद्धति में थे, घर ग्रिड पद्धति में हुआ करते थे। ग्रिड में, ग्रिड सिस्टम में घर हुआ करते थे। इन्हीं के बारे में बार बार चर्चा की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, ये जो सड़कें हुआ करती थी ये मुख्य सड़क की तरफ होती थी, कार्डिनियल। तो मुख्य सड़क की तरफ दिशागत हुआ करती थी, दिस इज कार्डिनियल, मुख्य सड़क की तरफ इनका फेस हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन yielded द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल आपको कहां देखने को मिलती है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए और बताइए। डांसिंग गर्ल की प्रतिमा आपको कहां से देखने को मिली है, चर्चा करते हैं। सवाल नंबर आपका कौन सा है, ये सवाल नंबर 14 आपको देखने को मिल रहा है। सर डांसिंग गर्ल मिलती है मोहनजोदड़ो से। अब मैं बाकियों की बात करता हूं, हड़प्पा से क्या मिलता है, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा हड़प्पा से। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह पहला पॉइंट है, हड़प्पा से मिला है। दूसरा, मोहरे मिली है। मोहरे किसकी, पशुपतिनाथ की मोहरे, पशुपतिनाथ की मोहरे आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। ये फेमस है, हड़प्पा से ही आपको देखने को मिलती है। एक मोहर मिली है जिसके ऊपर यह तक भी कहा जाता है कि भगवान शिव का नटराज जैसा स्वरूप है। भगवान शिव का नटराज जैसा स्वरूप भी देखने को मिलेगा, नटराज जैसा स्वरूप भी यहां से एक पाया गया है। डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल यहां से मिली है। और मंडोरिन पुजारी आपका यहां से मिला है, मंडोरिन पुजारी की प्रतिमा यहां से मिली है, पुजारी की प्रतिमा यहां से मिली है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चनहूदड़ो पाकिस्तान के अंदर है। मनके की फैक्ट्री मिली है, लिपस्टिक मिली है, तो मनकों की फैक्ट्री यहां से मिलेगी। मनकों की फैक्ट्री, मनकों की फैक्ट्री आपको यहां से देखने को मिलेगी। और यहां कोई किला नहीं था, चनहूदड़ो ग्रामीण था और यहां ग्रामीण औद्योगिक था, ये गांव का था पर औद्योगिक जैसा प्रतीत होता था, इंडस्ट्रियल एरिया था। यहां पर किला नहीं था, एकमात्र ऐसा स्थान जहां कोई किला देखने को नहीं मिला चनहूदड़ो था। कालीबंगा राजस्थान में देखने को मिलता है, यहां पर जूते खेत देखने को मिले हैं, जूते खेत देखने को मिले। ठीक है, यहां पर आपको मनके देखने को मिले, मनके देखने को मिले, जूते हुए खेत, मनके।
और यहाँ हल के सिंबल भी मिले हैं, हल हल भी मिला है, हल हल के चिन्ह भी देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ यहाँ अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं, अग्नि वेदिका मिली है, अग्नि वेदिका मिली है। और यहां से कुछ हड्डियां मिली हैं, प्रतीत होता है वो हड्डियां ऊंटों की थी। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत का बागवानी शहर कहलाता है? द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कौन सा कहलाता है, जिसको गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, सिंधु घाटी में देखने को मिलता है। आज सवालों का लेवल कुछ आएगा। महोबा उत्तर प्रदेश से प्रणाम है गुरुजी, प्रणाम स्वीकार किया जाता है, प्रणाम को स्वीकार किया जाता है। अब आपसे पूछे हैं, फटाफट इसके बारे में आप बताइएगा, क्या आपको देखने को मिल जाएगा? तगड़े तरीके से इसके बारे में आप मुझे बताइए और बताते चलिए इसके अंतर्गत किस तरीके से आप चीजों को याद रखेंगे। फटाफट बताएंगे बिना परेशानी के, फटाफट बताओ। ठीक है, चलो खुल के खेल रहे हो, ठीक है। सर मैनपुरी से आपको नमन, नमन भाई नमन, मोहित माथुर। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला इसी को कहा जाता है, मृतकों का टीला। और साथ ही साथ इसी को कहा जाता है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। कमाल की बात यह है कि यहां पर आपको स्नानागार भी आपको देखने को मिला है। स्नानागार की अगर मैं बात करता हूं, ग्रेट बाथ की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो इसके बारे में बताना, इसकी डायमेंशन क्या थी? 11.88 मल्टीप्लाई बाई 7.01 मीटर। 11.88 मल्टीप्लाई बाई 7.01 मीटर में आपको देखने को मिल जाएगी। ये डायमेंशन किसकी है? ये आपकी ग्रेट बाथ की डायमेंशन है। ग्रेट बाथ की डायमेंशन आपको देखने को मिलेगी। हड़प्पा पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, यह एक डॉकयार्ड था। यहाँ गोदीवाड़ा आपको देखने को मिला है। और यहीं से हमें पता लगता है कि हम बेबीलोन के साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी किया करते थे। कालीबंगन आपको देखने को मिलता है, कालीबंगन इज इन राजस्थान, कालीबंगन राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखना, ठीक है। चलिए, अनुपम भी क्लास में आ चुके हैं। देखो, लाइकों के साथ ये ना करो भाई, आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर भैया लाइव क्लास में कोई कोताही मत बरतो, ताबड़तोड़ तरीके से क्लास को लाइक कर दिया जाए, ठीक है। खींच के मीटर को लाइक करो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है। चलो, सिंधु सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ने का प्रयास किया गया था? कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता को, इस भाषा को पढ़ने का प्रयास किया था? वो कौन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो, बिना परेशानी के बताइएगा। देखो, 400 450 के समथिंग चिन्ह मिले थे, मैं आपको बताऊं, 400 450 के समथिंग चिन्ह मिले। इसको कहा जाता है गौमुत्रिका लिपि, इसको कहा जाता है। इसको हम गौमुत्रिका लिपि के तौर पर भी जानते हैं। गौमुत्रिका लिपि इसको कहा जाता है, गौमुत्रिका लिपि इसको हम कहेंगे। यानी एक ऐसी लिपि जिसको गौमुत्रिका लिपि कहा जाएगा। इसको ब्रेस्टोफेडम भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेस्टोफेडम भी इसको कहा जाएगा, ब्रेस्टोफेडम। ब्रेस्टोफेडम भी किसको कहा जाएगा? सर जी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को ही ब्रेस्टोफेडम कहा जा सकता है, जिसको पढ़ने का प्रयास हंटर ने किया था। हंटर ने इसको पढ़ने का प्रयास किया है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा हंटर। करेक्ट आंसर आपको हंटर देखने को मिल जाएगा। मेजरली इसको याद रखना, ठीक है, याद रखना। ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, देन आपकी है लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। पहले राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसी को ब्रेस्टोफेडम कहा जाता है। मैंने बताया, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये ब्रेस्टोफेडम लिपि है, ठीक है। कनिंघम कौन है? कनिंघम है जॉन कनिंघम है। 1861 में इसी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया। जॉन मार्शल 1921 में हेड रहा है। आर.डी. बनर्जी 19, ये एएसआई हेड आपको देखने को मिलेगा। एएसआई का अध्यक्ष था ये। कब एएसआई का अध्यक्ष था? सर 1921 में। राकलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज इनके द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज इनके द्वारा की गई थी। याद रखेंगे कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सिंधु सभ्यता का मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो है, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है? ये अच्छा सवाल है। बच्चों को ये तो पता है कि पाकिस्तान में कौन सा है, हिंदुस्तान में कौन सा है, बट भाई दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पे आपको कौन सा एरिया देखने को मिल जाएगा, उसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि बॉर्डर पे आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? फटाफट बताओ। मैं यहां पे गया हुआ हूं, ठीक है, साइट भी मैंने देखी हुई है, तो बताइए कौन सी जगह है।
मैं अपने को कह रहा हूं। अरे क्या रे, ठीक है सर, आप यूपी पुलिस की पूरी क्लास यूट्यूब पर कराइएगा। हाँ भाई, मैं पूरी क्लास ही कराता हूँ, आधे अधूरे में हम छोड़ते नहीं हैं। क्या बात कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़े भाई आधे अधूरे, खुल के खेलेंगे। ठीक है, चलो हम बात करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित आपको देखने को मिलता है, बताइए जरा इसके बारे में। सर सिंधु सभ्यता का कोटजी है, आलमगीरपुर है, रोपड़ है, कालीबंगन है। सर रोपड़ आपको देखने को मिलता है, जिसको 1953 में एक्सकावेट कौन करेगा, एक्सकेवेट का मतलब होता है उत्खनन, इनका कौन करेगा। सर उसका उत्खनन किया जाएगा यज्ञदत्त पाजी के द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया जाएगा, यज्ञदत्त शर्मा इनके द्वारा उत्खनन किया गया है। दूसरा पॉइंट है कोटजी पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर आपको देखने को मिल जाएगा, आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है, मेरठ यूपी में है, कालीबंगन आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर आपको रोपड़ देखने को मिला है, याद रखेंगे। चलो भाई खुल के खेलो, आगे हम बात कर रहे हैं। ठीक है चलिए, बीच बीच में ब्लर हो रहा है दाऊ, स्क्रीन ठीक करवाओ, एक सेकंड रुको। बीच बीच में अगर ये ब्लर हो रहा है तो इसकी अभी बुद्धि सेट कर देता हूं। रिमोट ले लिया है बेटा हाथ में आपके, ये बताओ पहले क्लियर है या नहीं है। रिमोट आपके हाथ में आ गया है, फटाफट बताओ। ठीक है, अरे भाई अभी तो मैंने कर दिया सही, अब मुझे बताओ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में ले लिया आपके पास। ठीक है, ऑल क्लियर। लीजिए, धौलावीरा में जल संरक्षण की कितनी विशाल संरचनाएं मिली हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024। देखो संरचनाएं कितनी मिली हैं, ये हमें पता है कि सबसे बेहतरीन शहर की अगर हम बात करें तो वह आपको कौन सा देखने को मिलता है, वो धौलावीरा आपको देखने को मिलता है। धौलावीरा के अंदर आपको एक शहर के 3 खंड भी आपको देखने को मिले हैं, एक शहर के 3 खंड, एक शहर के 3 हिस्से भी आपको देखने को मिले हैं, यानी एक ही शहर के 3 पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब वो भी आप बना सकते हैं। सर वो किस प्रकार से थे, सर पहला हिस्सा आपको जो देखने को मिलता है, पहला हिस्सा जो आपको देखने को मिलता है यह है किला, दूसरा मर्चेंटों के लिए और तीसरा आम नागरिकों के लिए भी आपको देखने को मिल गया है। ठीक है, आम नागरिकों के लिए भी आपको देखने को मिल गया है, बहुत बढ़िया। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं यहां पर कि भैया अगर जल संरचनाओं की बात करें कि जल संरचनाएं आपको कितनी देखने को मिल जाएंगी, उसके बारे में आप बताइए कितनी जल संरचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है चलो, ठीक है चलो, एक बच्चा है मूर्खों की तरह बफरिंग का साइन बना रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 16 करेक्ट आंसर होगा। जल संरक्षण की संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं, वाटर कंजर्वेशन यही था। अच्छा याद रखना, एक बैल को हाँकते हुए किसान की कांस्य प्रतिमा कहां से देखने को मिली है, बैल को हाँकते हुए किसान की कांस्य प्रतिमा आपको कहां देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना। बैल को हाँकते हुए किसान की प्रतिमा आपको कहां से देखने को मिलेगी, परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा सर, बैल को हाँकते हुए किसान की प्रतिमा, सर वो भी धौलावीरा में ही आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे, बढ़िया तरीके से इनके बारे में याद रखना। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में युगम शवाधान डबल बुरियल के साक्ष्य आपको कहां से देखने को मिलेंगे, डबल बुरियल के साक्ष्य आपको कहां से देखने को मिलेंगे। तो मतलब एक ही साथ 2 लोगों को यहां पर जो है दफनाया गया है, तो डबल ब्यूरियल इसको कहा जाता है। यह आपको कहां देखने को मिलेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना, इसके बारे में ही मुझे थोड़ा सा बताना, डबल ब्यूरियल आपको कहां देखने को मिलता है। अच्छा, डबल ब्यूरियल सिस्टम के साथ साथ ये भी बताना, मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य भी आपको देखने को मिलेंगे, कहां से मिले हैं, मनुष्य के साथ कुछ। इसका करेक्ट आंसर आपका कहां पे, रोपड़ है करेक्ट आंसर, युगम शवाधान। दूसरा है, अगर मैं आपको बताऊं कि सर अगर मैं आपको बोलता हूं कि मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य कहां पे, मनुष्य प्लस कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से देखने को मिल जाएंगे, सर मनुष्य और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य आपको जो देखने को मिल जाएंगे ये भी लोथल में ही है। अगर यहां पर बात ये की जा रही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताओ, अगर ये ना कहा जाए तो बुर्ज होम हो जाएगा। अगर कहा जाए कि पाषाण युग में यह संरचना आपको कहां देखने को मिलेगी, अगर यह कह दिया जाए कि पाषाण युग में, कह दिया जाए कि पाषाण युग में, पाषाण युग में, ठीक है, ठीक है, स्टोन एज की बात अगर कर दी जाए कि स्टोन एज में, ठीक है, इन स्टोन एज अगर कह दिया जाए कि आपको कहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा स्टोन एज के अंदर,
तब करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे स्टोन एज में कि नवपाषाण काल में आपको मनुष्य के साथ कुत्ते मिले हैं बुर्जहोम और गुफराल में। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है और साथ ही गुफराल भी है, वहां आपको ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्तर राजस्थान का हड़प्पा कहलाता है? देखो सिंपल सी बात है, ये पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है, आलमगीरपुर आपका यूपी में है, बचा कालीबंगन जो राजस्थान में है। तो करेक्ट आंसर इसमें कालीबंगन ही आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरीके के सवालों को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसके बारे में आप चीजों को बता पाएंगे। ठीक है, चलो। अमलानंद घोष के द्वारा 1952-53 में खोज की गई है। अमलानंद घोष के द्वारा, खोज किसके द्वारा की गई है? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई है। 1952 और 53 में खोज की गई है। 1952 और 53 में खोज की गई है। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा माना जाता है? सिंधु सभ्यता, यह 2024 में फिर से आता है। ठीक है, ये एक्सटेंशन का सवाल कभी पुराना नहीं होता। ठीक है, तो भाई पहले तो क्लास को लाइक करो, फिर मैं आपको तगड़ी सी बात बताता हूं। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, 120 से मार्क्स आगे नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे भाई, बढ़ेंगे। पहले 120 कंटिन्यू लेकर आओ। हम बात करते हैं यहां पर इस तरीके से आपको डिवाइड हो रहा है। नॉर्थ में अगर हम बात करें तो यहां पर साउथ में बात करें, वेस्ट में बात करें और ईस्ट में बात करें, दैट इज आलमगीरपुर यूपी। आलमगीरपुर आपको देखने को मिल जाएगा यूपी, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे मेरठ के पास है। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्या? सर जी पूछा क्या है पहले ये बताइए? पूर्वी ही पूछा है, तो यह आपको आलमगीरपुर देखने को मिल जाएगा। लास्ट में हम बात करें दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद आपको देखने को मिल जाएगा जो महाराष्ट्र में है। नदी है प्रवरा, जो गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा। यहां नॉर्थ में और वेस्ट में बता दीजिए, फटाफट बताओ। अरे बताते कैसे नहीं हो? ठीक है, चलो चलो खींचो, ऐसे थोड़ी यार कमजोर पड़ रही हो तुम तो। अरे कमजोर ना पड़ो है गालिब मेरे, ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, देखो एक बच्चा कह रहा है अगला सवाल बताओ। भैया इसमें तो देखें, मांडा का तुमने बताया नहीं बताया? मांडा चिनाब नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और दाशक नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा बलूचिस्तान। दाशक नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा बालूचिस्तान, दाशक नदी बालूचिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगा। और यह नदी कौन सी है? दाशक रिवर के पास आपको देखने को मिलेगा, दाशक रिवर। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, चनहूदड़ो किस लिए प्रसिद्ध है? चनहूदड़ो किस लिए प्रसिद्ध है? चनहूदड़ो आपका 1930 में आरएल स्टैन के द्वारा इसको खोजा गया है। याद रखना, यह आपका मन के बीड मेकिंग के लिए फेमस है। चनहूदड़ो इज इन पाकिस्तान, सिंध में आपको देखने को मिल जाएगा, सिंध नदी के किनारे ही देखने को मिलेगा। आरएल स्टैन के द्वारा इसको 1930 में खोजा गया था। ठीक है, चलो फटाफट बताइए बिना परेशानी के। बिना परेशानी की हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, चलो। नहीं, एनजी मजुमदार भी थे, आरएल स्टैन ने खोजा था, लेकिन एनजी मजुमदार इसमें मेजर पर्सन है। एनजी मजुमदार इसमें मेजर पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे। एनजी मजुमदार मेजर पर्सन तो एनजी मजुमदार हैं। ठीक है, आगे बढ़े, ये लीजिए। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अघन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये टर्म्स बहुत आते हैं, ये टर्म्स बहुत आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आपको इनके बारे में बताना होगा, चीजों को समझाना होगा। ठीक है, याद रखना। देखो, देवी अघन्य शब्द है पूरा, देवी अघन्य। अघन्य कोई शब्द ही नहीं है, शब्द है पूरा अघन्य, जो गाय के लिए यूज होता था। अघन्य, अघन्य जो होता था वो होता था बैल के लिए, इसके लिए अघन्य शब्द यूज होता था, जो काऊ के लिए यूज यहां पर किया जाता था। कॉमन है, समझे कि नहीं? समझ गए सर, समझ गए। पॉइंट ये है, गविष्ट का मतलब होता था गायों की खोज, जिसका मतलब बैटल भी होता था। गविष्ट का मतलब होता था गायों की खोज, मतलब बैटल। गायों की खोज इसका मतलब है बैटल से, कि युद्ध हो रहा है कहीं पर, उसका मतलब आपको यहीं से आपको देखने को मिलता था कि युद्ध मतलब गायों की खोज यहां पर चल रही है। ये टर्म भी आपको सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसके बाद अगला शब्द है, ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल कहा जाता है? जिसमें भगवान सोम की पूजा की गई हो, वही सोम मंडल होगा। ठीक है, दोहित्रा
अच्छा, यहाँ पे कुछ और शब्द भी हैं, जैसे गोमट शब्द हो गया। गोमट का मतलब होता था धनी व्यक्ति, कि अगर किसी के पास पैसा पैसा है, धनी व्यक्ति आपका हो जाएगा। ठीक है। दुहित्री किसको कहा जाता था? दुहित्री, दुहित्री किसको कहा जाता था? दुहित्री का मतलब होता था कि वर्ष, मतलब उम्र भर कुंवारी रहने वाली लड़की, कुंवारी लड़की जो उम्र भर कुंवारी रहेगी और गायों का दूध दहेगी, उनको दुहित्री कहा जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द हैं भाई, ऐसे ऐसे शब्द हैं। एक बच्चा कह रहा है सोम मंडल कहा जाएगा 10वें का। बेटा कहां बुद्धि गई है तेरी? इसके अंदर पुरुष सूक्त है, इसमें पुरुष सूक्त आपको देखने को मिल जाएगा। ये 10वां मंडल कैसे हो जाएगा? अरे यहां पे आपको देखने को मिलेगा मनुष्य के अंतर्गत या पूरी सोसाइटी के अंतर्गत जो उत्पत्ति होती है उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, उसकी चर्चा की गई है, थोड़ा सा याद रखना। 9वें के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ये बताइए। 7वें के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि दशराज बैटल आपको देखने को मिला है, दशराज बैटल आपको देखने को मिला है। ठीक है, याद रखना। देखो 114 सूक्त हैं जो भगवान सोम को समर्पित है। 9वें में 114 सूक्त आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि भगवान सोम को समर्पित है। भगवान सोम कौन है? वनस्पति के देवता है, वनस्पति देवता आपको देखने को मिल जाएंगे। वैदिक काल में त्याज्य किसे कहा जाता था? वैदिक काल में त्याज्य किसको कहा गया है? त्याज्य, त्याज्य त्यागने योग्य, त्याज्य किसको कहा गया है? त्याज्य किसको कहा जाएगा, इसके बारे में मुझे बताएं कि त्याज्य किसको कहा जाएगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो गायत्री मंत्र तीसरे में है, बिल्कुल तीसरे में है गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, याद रखना। अब यहीं पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, चर्चा करके बताइए कि बच्चा त्याज्य किसको कहा गया? सर सोमरस को त्याज्य कहा गया है, यानी आम लोगों को सोमरस का सेवन नहीं करना चाहिए। सोमरस का मतलब उस समय वही होता था कि 2 घुट पिला दे, 2 घुट पिला दे साथिया। ठीक है, बाकी छोड़ दे मुझ पे। पुरुष सूक्त किस वेद में आता है? ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का जिक्र करता है कि अहो मुखे ब्राह्मणे अष्ट क्षत्रिय, मुख मेरा ब्राह्मण के समान है, हाथ क्षत्रिय हैं, जंघाएं वैश्य हैं और पद्म मेरे शूद्र के समान है, जो समाज के निर्माण के लिए बने हैं। जो समाज में शामिल नहीं हो पाए वो चांडाल कहलाए, समाज में शामिल नहीं हो पाए वो चांडाल कहलाए। यजुर्वेद में यज्ञ विधि का वर्णन है, करेक्ट है। सामवेद में संगीत का वर्णन है, करेक्ट है। अथर्ववेद में जादू टोना है, जादू टोना टोटका प्रेम विवाह मनचाहा प्यार, प्यार में धोखा ग्रह कलेश, इस सब को दूर कराने के लिए अभी करिए कांटेक्ट अथर्ववेद को। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, खुल के खेलो, मैटर पूरा हैवी है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है और किस वेद में उल्लेखित है? गायत्री मंत्र आपको देखने को मिल जाएगा, यह किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है, यह सूर्य को समर्पित है, ऋग्वेद में। इंद्र को कहा जाता है द गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। और इसी वजह से ऋग्वेद को हम कई बार क्या बोलते थे? ऋग्वेद को हम बोलते थे कई बार कि दिस इज वेद ऑफ वॉर, भी इसको कहा जा सकता है। युद्ध का वेद इसको कहा जा सकता है। ठीक है, चलो याद रखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अग्नि यजुर्वेद, अग्नि देवता बहुत पुण्य कमाने वाले देवता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल है अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसके बारे में मुझे बताएंगे। सर अगर हम बात करते हैं, ये भी यूपी कांस्टेबल री एग्जाम में आया है, ये कॉन्सेप्ट भी मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि बहुत लिमिटेड टीचर ही हैं जिन्होंने ये पढ़ाया है। लिमिटेड टीचर में एक व्यक्ति तो वो हैं जो अभी रिसेंटली पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, और एक मैं हूं। हम दो ही हैं जिनके द्वारा इस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया है। ठीक है, हालांकि इस कॉन्सेप्ट को मेजरली टीचर छुड़वा देते हैं, लेकिन हम दोनों के द्वारा ही इसको पढ़ाया गया है। तो इसके बारे में फटाफट से मुझे बताएंगे कि किसकी यहां पर बात चल रही है, बिना परेशानी के इसके अंतर्गत आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताओ। द गॉड ऑफ थंडर, ना मानेगा। बहुत बढ़िया, चलिए। आपने, मैं बता रहा हूं, मैंने तो पढ़ा ही है, मुझे तो पता ही, मैंने तो पढ़ा ही है। बिल्कुल ठीक है, तो मैंने पढ़ा रखा कि बृहदारण्य उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। यह आपको कहा जाता है, मां देवी सरस्वती के लिए कहा जाता है कि आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए और हमें सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम तमस से प्रकाश की ओर जा सके, अंधेरे से प्रकाश की ओर जा सके। ये चीज यहां पर बताई जाती है। ठीक है, कठोपनिषद के अंतर्गत बताइए क्या है, और आपका छांदोग्य उपनिषद में आप बताइए क्या है। ठीक है,
याद रखना। इसके अंदर एक आपको देखने को मिलता है, एक सबसे जो हम बात करते हैं, जो हमें अपना उपनिषद देखने को मिलता है, जिसमें से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है, मंडोपनिषद, ठीक है, उनके बारे में भी याद रखना। यह बृहदारण्य में था। वैदिक काल में निष्क का मतलब क्या होता था? निष्क क्या है? निष्क क्या है? निष्क किसके लिए यूज होता है, इसके बारे में चर्चा करें, सो दैट कि हमें चर्चा के बारे में पता लग पाए और आपको मैं इन चीजों के बारे में क्लियर कर पाऊं। ठीक है, चलो। आपने कहा ना, मैं तुमसे मतलब ऐसा कहा जाता है कई बार, मुझे इसमें एक रत्ती भी इंटरेस्ट नहीं है इस बात में, मुझे एक रत्ती भी इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। ठीक है, बताइए, एक रत्ती का मतलब क्या होता है? रत्ती जो होता है बेसिकली वो यूनिट ऑफ प्योरिटी होता है। जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है, जैसे अब रिंग्स में डायमंड जैसे लगे होते हैं, तो उसमें भी कहा जाता है कितनी रत्ती का डायमंड है, कितने कैरेट का डायमंड है। उसी प्रकार से जो ज्वेल्स होते हैं वो रत्ती में भी नापे जाते हैं। ठीक है जी हाँ, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, यही है मां देवी सरस्वती का सबसे परिपूर्ण किया जाने वाला कार्य। ठीक है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे ये चीज आपको क्या देखने को मिलती है। तो मैंने बताया कि अगर मैं एक निष्क की बात करूं, एक निष्क में आपको 100 रत्ती देखने को मिल जाएंगे, 100 रत्ती देखने को मिल जाएंगे। यानी एक निष्क के अंदर आपको कितने रत्ती देखने को मिलेंगे? 100 रत्ती देखने को मिलेंगे। एक आभूषण में यूज होता है। निष्क एक आभूषण की भांति कार्य करता है। निष्क एक आभूषण की भांति आपका यह काम करता है। इसे कृष्णा भी बोलते, कृष्णला भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ये भी कांस्टेबल के री एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सर, गंगा का जिक्र आपका किया गया है, फटाफट बताइए किस नदी का जिक्र कितनी बार किया गया है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है, चलिए, बिना परेशानी के इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि जिक्र कितनी बार किया गया है, इसके बारे में फटाफट बताएंगे बिना परेशानी के। नदी तमा किसको कहा गया है? सबसे ऊपर कौन है? सर, यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, बाकी इंडस और सरस्वती के बारे में बताएं। अच्छा, तब उससे पहले जिससे कि आप इसका आंसर बताएं, नदी तमा कहा गया है, नदी तमा कहा गया है। नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी तमा सरस्वती नदी, जो 55 बार उल्लेखित है, 55 बार उल्लेखित है, वही नदी तमा है। नदी तमा आपको देखने को मिल जाएगी। इनके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाना चाहिए। ठीक है, सरस्वती जी पवित्र नदी मानी गई है। अच्छा, इसको क्या कहा गया है? हिरण्य नदी कहा गया है। हिरण्य नदी कहा गया है किसको? सिंधु को हिरण्य नदी कहा गया है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, इनके बारे में याद रखेंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया, इनके बारे में याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए खुल के खेलिए, हटो बच्चों, खेलिए। अगला सवाल, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? बहुत तगड़ा सवाल है ये तो भैया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है, कि मुझे फटाफट से मुझे बताएं कि भैया, आप सभी लोगों के लिए जो क्लास में करा रहा हूं, जो विजय भव सीरीज है, क्या आप चाहते हैं कि विजय भव सीरीज रेगुलर इसी टाइम बनी रहे, रात को 9 बजे रेगुलर यह बनी रहे? एक बार बस ये बता दीजिए हाँ या ना, कि इस सीरीज को रेगुलर कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। आपसे विशेष आग्रह है, तो इसके बारे में मुझे बताएं, कि सब के सब इसके बारे में मुझे बताएंगे कि किस तरीके की चीजें आप किए हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, हाँ, सेम टाइम। मैं चाहता हूं सभी बच्चे एक बार पार्टिसिपेट करें, जिससे कि मैं जान पाऊं कि बच्चों के अंदर कितना उत्साह है इस चीज को लेकर। जी, बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चे हाँ की तरफ इशारा करते हुए, रेगुलरली बच्चे चाहते हैं कंटिन्यू। ठीक है, यस, एग्जाम तक बनी रहेगी, एग्जाम तक तो ये सीरीज हट नहीं सकती। ठीक है, रिकॉर्डेड देखते हूं, कोई नहीं, हम चाहते हैं। यस, ठीक है, तो जो जो बच्चा रेगुलरली इस क्लास के लिए चाहता है वो बता दीजिएगा। आपको आना भी रेगुलर होगा, मैं तो रेगुलर आऊंगा ही, आपको भी रेगुलर आना होगा। ठीक है, आपको रेगुलर आना होगा। और यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, जो यूपी जीके का 10 मिनट शो की बात की जा रही थी, वो भी शुरू हो रहा है। ठीक है, वो भी शुरू हो रहा है। 10 मिनट शो की जो डिमांड थी, ये राजनीतिक संस्थाएं थी बच्चा। ये क्या थी सर? यह आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिले, जिनको राजनीतिक संस्थाओं के तौर पर जाना जाता है, वही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर आपको यहां देखने को मिले थे, जिनको सभा और समिति कहा जाता है, जिनको सभा और समिति कहा जाता है।
ठीक है, इनके बारे में आप थोड़ा सा याद रखिए। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में कौन सी नदी सदा नीरा कहलाती थी? सदा नीरा कहलाती थी, नदी तमा कहलाती थी सरस्वती, सदा नीरा के बारे में बात करिए। रेलवे, बाबू 2 सीरीज शुरू हो रही है ना हमारी, कल से 2 सीरीज शुरू होंगी आपकी, एक रेलवे के लिए शुरू हो रही है और एक सीरीज हमारी यूपी जीके के लिए शुरू हो रही है। फटाफट बताएंगे इनके अंतर्गत, ठीक है। ये कहां आपको देखने को मिलेगा सर जी? सदा नीरा जो कहा जाता था, सदा नीरा जो कहा जाता था, ठीक है। चलिए इसको गंडक नदी को सदा नीरा नदी कहा जाता है, सदा नीरा गंडक नदी को कहा जाता है, ठीक है। सरयू नदी अयोध्या में देखने को मिलती है, अयोध्या में आपको सरयू नदी देखने को मिलती है। आज मैंने सरयू के दर्शन भी किए थे, ठीक है। चलिए, बहुत तगड़े तरीके से आप इनके बारे में याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, गोत्र व्यवस्था की शुरुआत किस काल में होती है? गोत्र व्यवस्था, तुम्हारा गोत्र क्या है? जैसे मेरा गोत्र, खैर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरा गोत्र क्या है, पारिवारिक होता है वो थोड़ा, ठीक है, पर्सनल जानकारी है, तो वो जानकारी साझा करने का कोई तात्पर्य बनता नहीं है। तो जैसे गोत्र होता है, परिवार की पहचान के लिए गोत्र आपका व्यवस्था रखी गई थी, तो गोत्र व्यवस्था के बारे में ही पूछा जा रहा है कि भाई ये जो गोत्र व्यवस्था होती है इसके बारे में बताइए, क्या कैसे शुरू होती है? सर, पितृवंशीय व्यवस्था है, पितृ के वंश ही गोत्र का अनुमान यहाँ पर लगाया जाता है। क्या पितृवंशीय व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी? कैसी पितृवंशीय व्यवस्था है? पितृवंशीय व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी, पितृ के वंश को आगे बढ़ाने के लिए है। ये उत्तर वैदिक काल में शुरू होती है, उत्तर वैदिक काल में ही आपकी शुरू होती है। ऋग्वैदिक काल के अंदर तो आप देखेंगे कि कार्य आधारित जन्म प्रणाली काम करती थी। यहां तो बच्चे ऋग्वैदिक में तो आपकी कार्य आधारित जन्म प्रणाली, कार्य आधारित जन्म प्रणाली काम करती थी, कार्य आधारित जन्म प्रणाली काम करती थी, जन्म प्रणाली काम करती थी, कार्यरत थी, कार्यरत थी, कार्यरत थी, ठीक है। याद रखना, इनके बारे में थोड़ा सा तगड़े लेवल पर आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है, भूलेंगे नहीं। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। महाजनपद काल के अंदर यह व्यवस्था पहले हो चुकी थी, महाजनपद में तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। चलो याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में कहां मिलता है? अंगोत्तर निकाय में आपको देखने को मिलेगा। अंगोत्तर निकाय में पता लगता है कि आपके 16 महाजनपद थे, ठीक है। अंगोत्तर निकाय में पता लगता है कि महाजनपद 16 थे। इन महाजनपदों में से अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रमुख जो मुख्य बना वो कौन सा था? मगध महाजनपद आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे ज्यादा फेमस होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, मैंने आपको बताया अंगोत्तर निकाय देखने को मिलता है, साथ में जो 16 महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं, इनके लिए आप याद रखना कि जैनिज्म के स्कल्पचर में भी इसकी चर्चा की जा रही है। मगध महाजनपद इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट देखने को मिला है, ठीक है, मगध महाजनपद, ठीक है। इंडिया के बाहर 2 ही आपको देखने को मिलते हैं वर्तमान में, इंडिया के बाहर 2 ही आपको, गंधार, तक्षशिला, ये इंडिया के बाहर आपको देखने को मिलते हैं। मगध एलिफेंटों की वजह से, पानी की वजह से, नदियों की वजह से और लोहे की वजह से बड़ा ज्यादा फेमस हुआ था, लोहे की प्राप्ति हो जाती थी। मगध की प्रथम राजधानी आपकी ग्रीवरज राजगृह, आप राजगृह ग्रीवरज, ठीक है। इससे पहले आप मुझे बताएंगे सबसे पहली कैपिटल आपकी कौन सी थी? पहली कैपिटल जो कि मगध के द्वारा अपने लिए कंसीडर की गई थी, ठीक है। चलिए फटाफट हम बात करेंगे, ठीक है, बिना परेशानी के इनके बारे में बताइए कि आपको क्या देखने को मिलता है, इनके बारे में आप तगड़े तरीके से आप बताएंगे कौन सी देखने को मिली है, ठीक है, बिना परेशानी के। देखो करेक्ट आंसर देखो, ग्रीवरज और राजगृह दोनों ही हो सकते हैं, बट मैं ग्रीवरज के साथ जाऊंगा। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र बहुत बाद में हुई है, पाटलिपुत्र को अशोक ने बसाया है। पाटलिपुत्र को किसने बसाया है? सेटल्ड बाई अशोक, सेटल्ड बाई अशोका, अशोक जी के द्वारा, अशोका जी के द्वारा इसको सेटल किया गया है, ठीक है। सवाल नंबर 35 था। 36वां सवाल, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या? देखो अब इन सभी महाजनपदों की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने मेरी क्लासेस की हुई हैं, आपने तथास्तु सीरीज की हुई है, या अगर आप पूरी एक बार में करना चाहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, उसका भी इंतजाम आपके लिए किया गया है। अगर आप चैनल पे ही आते हैं तो आपको यहां देखने को मिलती है प्लेलिस्ट, और इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको एक डेटा देखने को मिलेगा, तगड़े लेवल का डेटा है आपकी कंप्लीट कोर्स में। कंप्लीट जीएस वाला जो कोर्स है हमारा, कंप्लीट जीएस का कोर्स है जो सभी एग्जाम्स के लिए आपको देखने को मिलता है, प्लेलिस्ट में ही है। कंप्लीट जी के जीएस,
जो कोर्स है हमारा, अरे भैया कहाँ चला गया, हाँ, कंप्लीट जीएस फॉर सीजीएल एंड यूपीएसआई, इस कोर्स पे आप क्लिक कर देना। मेडावल हिस्ट्री तो थ्योरी में खत्म कर रखी है बच्चे, ठीक है, इसको भी देख लेना। बाकी इंडियन पॉलिटी का वन शॉट दे रखा है, इंपोर्टेंट केसेस भी करा रखे हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी वन शॉट है, एंशिएंट का भी वन शॉट है, इसके अंतर्गत भी चर्चा की हुई है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कैपिटल की बात करते, उज्जैनी और महिष्मती आपको यहां नहीं मिलेगी, कौशाम्बी भी नहीं मिलेगी। अवंती की बात करते, अवंती की आपको उज्जैनी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मथुरा सूरसेन में आपको देखने को मिल जाएगी, मथुरा सूरसेन में आपको देखने को मिल जाएगी। जय महिष्मती, इनके बारे में याद रखना। अगला सवाल ये रहा, वत्स महाजनपद आपको कहां देखने को मिल जाएगी? वत्स महाजनपद लोकेटेड नियर विच रिवर? वत्स, वत्स के बारे में हम बात करते हैं। हे वत्स, कैसी बात कर रहे हो? हे वत्स, किस प्रकार की बातें करते हो? बड़े तुच्छ बातें मेरे सामने ना किया करो। तो वत्स के बारे में ही बात की जा रही है, वत्स महाजनपद के बारे में याद रखना, किस नदी के पास था, ठीक है। चलिए, वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और ये यमुना नदी के किनारे है। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी आपको देखने को मिल जाएगी, कौशाम्बी आपको देखने को मिल जाएगी। कैपिटल वत्स की कौशाम्बी है, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। चलो, और यहाँ का उदयन नाम का राजा था, फेमस था उदयन, उदाइन नहीं, उदयन अलग राजा है, ठीक है। अबे यमुना नहीं है, गंगा नहीं है, यमुना है, ठीक है। चलो, बुद्ध जी ने भी इस पे यहाँ पे कई सारे भाषण दिए हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो चलो, नेक्स्ट है तक्षशिला किस महाजनपद में स्थित है? तक्षशिला आपको देखने को मिलता है क्या? गंधार, कंबोज, मद्र या कुरु? तक्षशिला आपको कहां देखने को मिलता है? तो वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में देखने को मिलता है, और तक्षशिला एक ऐसी साइट है, तक्षशिला एक ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को के तौर पर वहां रिजर्व भी किया गया है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम बात करें है कहां आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखना, पाडनी, चाणक्य यहीं पढ़े हुए हैं दोनों, पाडनी हुए, चाणक्य हुए, वो दोनों यहीं पर पढ़े हुए हैं। और याद रखना, गंधार में आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पे स्थित था। गंधार का राजधानी आपको हाटक देखने को मिल जाएगी, हाटक भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के लिए किस शासक को हराया था? सिर्फ घनानंद को हराकर वो रूलर बने थे। महापरमनंद का बेटा आपको घनानंद देखने को मिलता है। 323 और 322 के मध्य बीसीई में इन्होंने शासन को कब्जाया था। कालाशोक, महानंदिन, ये रूलर ही आपको अलग देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर है, घनानंद को हराया था। घनानंद नृपत वंश का था, इन्होंने ही चाणक्य जी का अपमान किया था, ठीक है, याद रखेंगे। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसैप के द्वारा पढ़ा गया था। 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अराइमा, कई प्रकार की लिपियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध से रिलेटेड है? अशोक के 14 स्तंभ लेख देखने को मिलते हैं, 7 इसके आपके जो है आपके शिलालेख देखने को मिलते हैं, 3 गुहा लेख देखने को मिलते हैं जो रीडेबल है। होने के लिए तो 33 है, पर 14 ही इसके अंदर मेजर आपको देखने को मिल जाएंगे, 14 ही मेजर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं, यह आपको देखने को मिलता है जो 13वां शिलालेख है। बहुत बढ़िया बच्चे, 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। इसी के अंदर कलिंग युद्ध का उल्लेख है जो 261 बीसीई में हुआ था। कहा जाता है कि इसमें लाखों लोग मारे गए थे, और यहां पर जो युद्ध था वो इतना भीषण था कि इसके बाद अशोक ने अपने हृदय का परिवर्तन किया। उन्होंने भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म की नीति को अपनाया। उन्होंने हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था। 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया, 1 लाख लोगों को निपटाया, तो बातें अलग ही आपको स्तर पर देखने को मिली थी, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। मौर्य प्रशासन में युक्त क्या होते थे? युक्त अधिकारी आपको कौन देखने को मिलते थे, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखो, पैसे में इतनी चीजें युक्त होती हैं, मतलब इतनी चीजें जुड़ी होती हैं कि आप किसी और चीज के बारे में सोच नहीं सकते। युक्त की बात कर रहे हैं, युक्त पैसा, पैसे में हर चीज युक्त है। जजेस आपको यहां नहीं देखने को मिले, ना मिलिट्री, अच्छा जजेस देखने को मिले, मिलिट्री ऑफिसर्स भी देखने को मिले। ये सब चीजें मैंने तगड़े तरीके से आपको मौर्य प्रशासन में पढ़ाई हुई है। ये छाती ठोक के मैं इसको अकेला कह सकता हूं कि इसको मैं अकेला ही पढ़ाता हूं। मौर्य प्रशासन, गुप्त प्रशासन, ये अलग ही पढ़ाता हूं, चैप्टर अलग चलते हैं मेरे। मौर्य प्रशासन 2 दिन चलता है, गुप्त प्रशासन 1 दिन चलता है। ये चीज मैंने बैचेस में पढ़ाई हुई है, हर जगह पढ़ाई हुई है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, अर्थशास्त्र में मौर्य नगर प्रशासन के लिए कितनी समितियों का उल्लेख किया गया है?
सर यहाँ कितनी समितियां हैं जिनका उल्लेख यहां पर किया गया है? बिना किसी परेशानी के हम बात करते हैं, बिना किसी परेशानी के। सर व्यापार के लिए समितियां, हर एक में मेंबर होंगे 5, प्रत्येक में 5 मेंबर होंगे और संख्या है प्रत्येक में 5 सदस्य होंगे, प्रत्येक में 5 सदस्य होंगे और इनकी संख्या कितनी है? सर संख्या है 6। ठीक है, ये व्यापार के लिए काम करती हैं और इनका उल्लेख मैगसीज ने भी जब अपनी किताब में किया है तो इन्होंने किया है कि 6 समितियां यहां पर होती थी व्यापार की। ये व्यापार ट्रेड को देखा करती थी और प्रत्येक में 5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, मौर्य काल में सीता का मतलब क्या होता था? सीता आपकी होती थी राजकीय भूमि से जो आय हुआ करती थी, रेवेन्यू फ्रॉम द क्राउन लैंड। शाही भूमि से जो भी आय यहां पर प्राप्त होती थी, शाही भूमि से जितनी भी आय यहां पर प्राप्त होती थी, यह सीता कहलाती थी। सीता वॉज द 1/6 लैंड टैक्स का 1/6 इक्वल टू सीता कहलाता था। बताइए सामने, लैंड टैक्स का 1/6 सीता कहलाता था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मौर्य काल में धम्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? बताइए, मौर्य काल में धम्म की शुरुआत किसने की है? धम्म पॉलिसी को सबसे पहले किसने अपनाया? अशोक के द्वारा धम्म पॉलिसी को अपनाया गया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, सर यह खुद आपके जैन साम्राज्य से या जैन वंश से रिलेट करेंगे, अपने आप को जैनिज्म में परिवर्तित कर लिया था। ये अपने आप को आजीविक संप्रदाय के मतलब मानते हैं, तो अशोक रह जाएगा। इनके बाद दशरथ आया है, दशरथ खुद आजीविक संप्रदाय से संबंधित अपने आप को मानता था, तो करेक्ट आंसर होगा अशोक, 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 अशोक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीविक संप्रदाय का था। इसको स्टार्ट किसने किया था? सर मखाली गोशाल के द्वारा। मखाली गोशाल ने इसको स्टार्ट किया था। यह जो मखाली गोशाल है, ये महावीर जैन के समकालीन हुआ करता था, मखाली गोशाल, याद रखेंगे। अगला सवाल 47 नंबर का है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सब बृहद्रथ था लास्ट रूलर। इसकी हत्या किसने करी थी? इसकी हत्या करी थी सर पुष्यगुप्त। इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करी थी और उसके बाद शुंग वंश की नींव रखी थी। बृहद्रथ ने हत्या करी है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है, श्रीगुप्त। उसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। रियल फाउंडर कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, रियल फाउंडर। रियल आ जाए तो ये होंगे। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? सर इसको हरिशेन ने लिखा है, जो समुद्रगुप्त नाम के राजा के लिए लिखी गई है। ठीक है, कहां पर है? प्रयागराज में है, सिंपल सी बात है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? आप सभी जानते हैं कि सर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा फाहियान। ये है आपका 50वें नंबर का सवाल। ठीक है, याद रखना। और ये है आपका अंतिम सवाल, नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ये आपको होमवर्क में बताना है। अब एक बहुत जरूरी बात जो आप लोगों के बीच में कही जानी बाकी है। देखो, बहुत जरूरी सी बात आपको देखने को मिलती है कि आप सभी लोगों का एक बहुत बड़ा समर्थन मेरे जीवन में रहा है। आपने चीजों को बहुत बेहतर कराया है। अब मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि मैं हर चीज का सेलिब्रेशन कर पाऊं। मेरे पास आप लोग हैं और आप लोगों के पास मैं हूं। हालांकि आप लोगों के पास अन्य विकल्प भी हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं पढ़ाने के लिए। यूट्यूब पर लाखों करोड़ों में शिक्षकों की संख्या है, क्योंकि आजकल हर कोई शिक्षक है। ठीक है, ये भी आज विडंबना है कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षक की उपाधि दी जा सकती है। शायद कहीं ना कहीं इसको आप विडंबना कह लीजिए या समाज का एक आप कह लीजिए कि बड़प्पन है, जिस वजह से लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बड़ा समर्थन रहा चीजों को मेरे लिए बेहतर करने में, और आपने सराहना की, मेरे द्वारा किए गए काम की सराहना भी आपके द्वारा की गई। और अभी हमारे चैनल को बने 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है। 1 वर्ष पूरा होने में 2 महीने हैं। ये चैनल मार्च में एक्टिव किया गया था। जैसे बच्चा कह रहा है सर आपका नाम जीत विक्रमादित्य रख दिया जाए, आपको विक्रमादित्य की उपाधि दे दी जाए। चलिए, खैर आपके समर्थन के अलावा भी मेरे पास समर्थन रहा, हालांकि ठीक है। चलिए, और उस समर्थन की भी मैं हमेशा ही ये कहूंगा कि हाँ, वो समर्थन हमेशा से ही मेरे जीवन में जरूरी रहा है, आगे भविष्य में भी जरूरी रहेगा। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर बात करते हैं चीजें क्या थी। चीजें ये थी कि आज आप सभी लोगों के समर्थन से हम 400 के सब्सक्राइबर के आंकड़े को टच कर पाए, जो आपके बिना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में आपके लिए चीजों को बहुत अच्छा और भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है
यह कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां पर हम रुक जाएं या फिर विश्राम का समय हो चुका, नहीं। अब जिम्मेदारियों का समय हो चुका है। बड़ी इच्छाओं के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं है कि नौकरी मिलने के बाद आपसे हमारे संबंध खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। तो जब आप नौकरी भी लग जाएंगे उसके बाद भी हमारा संबंध हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत जरूरी रहेगी, इसलिए मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ ये हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स में इसी उपलक्ष्य में चीजें आपकी और भी की जाएंगी। हालांकि भाई मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपके लिए न्यौछावर कर पाऊं, ठीक है, न्यौछावर कर पाऊं कि ये किया जाएगा आपके लिए, ये किया जाएगा। हाँ भैया, कुछ लोग हैं जो आपको बैच सस्ता करके बेच देंगे या कुछ भी कर देंगे, उस तरीके की चीजें शायद मैं आपके लिए इतनी बेहतर तरीके से शायद आपको ना कर पाऊं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके लिए ये प्लेलिस्ट डाली गई है जिसमें सारी प्लेलिस्टों की चर्चा की गई है, वो आप देख लीजिएगा, चीजों को और बेहतर आपके लिए किया जाएगा। बहरहाल आज जो मैंने आपके लिए किया यह इतना ही रहने वाला है। बाकी चीजें भी आपकी समय के अनुसार पूरी की जाएंगी और छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक बार अगर कोई आपका व्यक्ति हो जो पढ़ रहा हो तो जरूर बताइएगा कि आप जीएस कहां से पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, भौकाल जारी है और ये वर्ष अर्थात ये साल आपके सिलेक्शन की बारी है, ठीक है। चलिए, मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। अब कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अनुपम सैनी है, एएम के हैं, बाकी भी छात्र हैं, ठीक है। आप सभी हमेशा ही मेरे लिए खास रहेंगे। जिस बच्चे ने मेरी क्लास में एक भी दिन कमेंट किया हो, वो कभी अगर मुझे बाहर मिले तो आप पूछ के देख लेना, मैं हर एक बच्चे को जानता हूं, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, मेरे लिए आप व्यूअर्स नहीं है, मेरी भावनाओं का हिस्सा है, हमेशा रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।